नमस्कार। देखिए, जितने लोग उपस्थित हैं, अ, आज का विषय शुरू करने से पहले उन लोगों से बात कर लेते हैं। पिछली कक्षा में आपको कहा था। मेरी आवाज आ रही है सागर जी? मेरी आवाज आ रही है? जो लोग हाँ जी, प्रेजेंट आ हैं रही है, बताइए। आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। ओके। कि आप अभ्यास करें और अभ्यास करते समय यदि कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं। बड़े दुख की बात है, इस सप्ताह किसी का कोई मैसेज या फोन नहीं आया। इसका अर्थ है कि हम लोग यही 1 घंटा पढ़ते हैं और उसके बाद विषय पर ना तो कोई अभ्यास करते हैं और ना ही इसे सीखने में रुचि लिखा रखते हैं। देखिए, बहुत 14 बैठने सप्ताह की कक्षा है। उनको मैं इसके अलावा पा, बहुत पा, पैसे पाठ्यक्रम करते हैं, फ्री में कुंडली देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। नहीं, इसके केरल आई के तो इन्होंने हमसे पैसे लिए थे। हाँ। टाइमिंग भी रख के कर सकते हो, नहीं जैसे तो हाथ में दर्द हो जाएगा। देखिए, मैं 14 सप्ताह की कक्षा करने के बाद, पाठ्यक्रम खत्म करने के बाद इस कक्षा को समाप्त कर दूंगा। आप लोगों ने, देखिए, मैंने पहली बार कोई कक्षा सशुल्क की है, यानी फीस लेकर की है। मेरी सभी कक्षा निशुल्क ही होती हैं। और अगर आपने फीस भी दी है और आप सीख भी ना पाए तो मेरा ये प्रयास सार्थक नहीं होगा। आप लोग इसे सीख लें तभी आपको फीस देने का लाभ है। और क्योंकि कक्षा की समाप्ति पर दक्षिणा भी होती है, लेकिन मैं वो आपसे पैसे नहीं लूंगा। आप चाहें तो दक्षिणा स्वरूप पुस्तक भेज सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी आप सीख लीजिए। तो पिछली कक्षा में हम सीख रहे थे। सागर जी, कितने लोग उपस्थित हैं? मैं यहां से देख नहीं पा रहा हूं। सर 8 लोग। ठीक है जी। देखिए, ये जो सुपर साइंस है ना, इसे सुपर साइंस इसलिए कहा जाता है कि आप प्रयास करके, पैसे देकर भी इसे नहीं सीख सकते यदि यह विद्या आपको चुनती नहीं है। यानी जितने भी परम ज्ञान है ना, वो अपने साधक स्वयं चुनते हैं। तो यानी जो लोग एब्सेंट हैं, उन्हें इसके लिए चयनित नहीं किया गया है कि वो इसे सीखें। चलिए सीधा विषय पर आता हूं। पिछली कक्षा में आपने सीखा विषोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा से फलित करने का ढंग। क्योंकि ये थोड़ा विषय विस्तृत था, इसलिए मैंने इस पर 2 कक्षा रखी है, यानी आज की कक्षा भी इसी विषय पर रहेगी। तो ये जो दशा से आप फलित करते हैं ना, इससे फलित करने के 10 ही सूत्र हैं, यानी 10 ही नियम हैं। उसे हम आज पढ़ेंगे। तो पहला नियम क्या है? दशा नहीं, दशा नाथ महत्वपूर्ण है। यानी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा जिस भी ग्रह की चल रही है उसे दशा नाथ कहा जाता है। तो दशा यानी योगिनी में तो हर ग्रह
को एक, हर दशा को एक ग्रह से जोड़ा गया है, लेकिन विषोत्तरी और अष्टोत्तरी में सीधा ही कहा गया है कि ये बुध की महादशा है, ये गुरु की महादशा है। तो हमें दशानाथ ग्रह की स्थिति देखनी है, कुंडली में भी, गोचर में भी और नवांश में भी। दशा नहीं, दशानाथ महत्वपूर्ण है। दशा का फल उस ग्रह की वास्तविक शक्ति के अनुसार मिलता है, केवल नाम के अनुसार नहीं। जैसे दशा के नाम है ना, योगिनी, या भद्रा या मंगला, ये नाम के, मंगला का अर्थ है मंगल, सिद्धा का अर्थ है सिद्धि, काम होना। लेकिन इन सभी दशानाथ, इन सभी योगिनी दशा जिस ग्रह से संबंधित है, उस ग्रह से भी आपको फलित करना है। दूसरा सूत्र है, ग्रह अपने भाव, भावेश और स्थिति दोनों का फल देता है। इसको थोड़ा समय विस्तार से कर देता हूं। सबसे पहले ग्रह अपने भाव, यानी जिस जिस भाव का वो स्वामी है, जिस जिस भाव का वो भावेश है, उसका फल देगा। और जहां उसकी स्थिति है, यानी जहां वो कुंडली में बैठा है, इसका अर्थ है, मान लीजिए हम शुक्र की महादशा से फलित कर रहे हैं, तो शुक्र की दोनों राशि भी देखेंगे, वृष और तुला, कुंडली के किन भावों में है, किन भावों का स्वामी शुक्र है, भावेश है, और शुक्र जिस भाव में स्थित है, जहां देख रहा है, उसके आधार पर हम फलित करेंगे। वास्तव में ये जो ग्रह होते हैं ना, जिस ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं और जिस भाव में स्थित होते हैं, यानी जिस भाव में कुंडली में है, अपनी दशा अंतरदशा में उस भाव से, उन भावों से संबंधित फल कम या अधिक करते हैं। तीसरा है, भावगत शक्ति सर्वोपरि है। भावगत शक्ति क्या है? मान लीजिए कोई अशुभ ग्रह है लेकिन शुभ भाव में बैठा है, तो उसकी अशुभता कम हो जाएगी। और कोई क्रूर ग्रह है, वो शुभ भावों में बैठा है, तब भी उसकी अशुभता कम हो जाएगी। लेकिन जो भी ग्रह 6, 8, 12 यानी त्रिक भावों में बैठे हैं, बुरे भावों में बैठे हैं, वो अगर शुभ भी है तो उतना शुभ फल नहीं देंगे। और सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, ये शुभ ग्रह हैं, ये अगर अशुभ भावों में बैठे हैं तब भी शुभ फल नहीं देंगे। चौथा जो विशेष सूत्र है, वो है ग्रह की दृष्टि। देखिए, सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को देखते हैं, यानी 180 अंश। यानी अगर कोई ग्रह प्रथम भाव में है तो वो 7वें को देखेगा। पहला भाव 7वें से 180 अंश दूर है। लेकिन मंगल की दो दृष्टि और है, चौथी और 8वीं। गुरु की भी दो दृष्टि और है, 5वीं और 9वीं। शनि की भी दो दृष्टि और है, 3री और 10वीं। सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो मानी ही गई है। केतु का दृष्टि प्रभाव नहीं माना जाता, लेकिन कुछ विद्वान उसका प्रभाव मानते हैं सामने वाले भाव पर। और राहु की तो गुरु वाली ही 3 दृष्टि मानी जाती हैं, 5, 7, सॉरी,
5 7 9। तो शुभ ग्रह की दृष्टि उस भाव के फल को बढ़ाती है, पाप ग्रह की दृष्टि उस भाव के फल में बाधा उत्पन्न करती है। पांचवा है महादशा और अंतरदशा। देखिए, महादशा वातावरण बनाती है। वातावरण बनाने का अर्थ है महादशा, क्योंकि लंबे समय की होती है। तो सबसे छोटी महादशा सूर्य की 6 साल की, और सबसे बड़ी महादशा शुक्र की 20 साल। तो महादशा अपने स्वभाव के अनुसार, जैसे शुक्र शुभ है ना, तो ये शुभ वातावरण बनाती है। और अंतरदशा, हर महादशा में सभी ग्रहों की अंतरदशा आती है, और योगिनी दशा में सभी योगिनियों की अंतरदशा आती है। ये पिछली कक्षा में आपको बताया गया। तो महादशा तो लंबे समय की है, तो 20 साल तो एक जैसा समय रहेगा नहीं। तो इस 20 सालों में सभी ग्रह अपने अपने क्रम से, अपने अपने समय से, समय के लिए आएंगे। तो ये जो अंतरदशा के ग्रह हैं, ये जीवन की घटनाएं बताते हैं। छठा जो नियम है, देखिए 3 तरह की कुंडली विशेष है। सूर्य कुंडली, यानी सूर्य जिस भाव में है उसे लगन मानकर जो कुंडली बनेगी वो सूर्य कुंडली है। चंद्र कुंडली, जिस भाव में चंद्र है उसे लगन भाव मानकर जो कुंडली बनेगी वो चंद्र कुंडली है और लगन कुंडली। इसके अतिरिक्त जब आप फलित करते हैं ना, तो जो आप कहने लगे हैं, ये किरण ज्योतिष में इसका ज्यादा महत्व दिया गया है, कि जो आप लगन कुंडली से पढ़ रहे हैं, जो चीजें आपको लगन कुंडली में सही लग रही हैं, वो भी बताने से पहले एक बार चंद्र लगन से पुनः परीक्षण कर ले। चंद्र लगन से परीक्षण कैसे होगा? यानी जिस ग्रह से संबंधित आप फलित कर रहे हैं, वो चंद्रमा से कौन से भाव में है, चंद्रमा के साथ है या चंद्रमा से तीसरे भाव में है, 7वें भाव में है। तो उसका फलित करते समय ये भी ध्यान रखा जाए। हम लोग फलित में जल्दी ना करें। यानी आप देखिए, हमारे फलित गलत कब होते हैं? ज्योतिष तो विज्ञान है ना, और ये फलित गलत कब होते हैं? जब हम अपने आप को सुपर मान लेते हैं। यानी कुंडली सामने आई, एक नियम जो आपको याद है वो आपको तुरंत याद आ गया, और आपने तुरंत ही उसका फल बता दिया। आगे से आपका यजमान कहता है कि ये तो गलत है। तो उस समय जो आपको असुविधा होगी, यानी उस समय जो आपको लगेगा कि मेरे सम्मान घट रहा है, उससे बेहतर है कि जो नियम आपको याद आ गया है, सामने वाले को उसे बताने से पहले अन्य ढंग से भी उसका परीक्षण कर लें, अन्य ढंग से भी पड़ताल कर लें। देखिए, एक नियम बताता हूं उदाहरण के लिए। एक नियम है, शनि का 7वें घर से कोई भी संबंध, यानी चाहे वो शनि की राशि है वहां, या शनि आप है, या शनि की दृष्टि है, पति पत्नी में तनाव रखता है, मैरिड लाइफ में तनाव रखता है। ये एक नियम। कुंडली आपके सामने आई, आपने देख लिया शनि की 7वें घर में दृष्टि है, या 7वें घर में शनि आप बैठा है, या 7वें घर में शनि की राशि है, तो आपने तुरंत कह दिया कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। वो कहेगा नहीं, हमारा तो पति पत्नी में बहुत अच्छा प्यार है, हम तो कभी झगड़े नहीं।
अब गलती कहाँ होगी? आपने एक कुंडली से यानी लग्न कुंडली से और एक ही नियम से फलित कर दिया, लेकिन नवांश में शनि की स्थिति अच्छी थी, या नवांश में सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति अच्छी थी, नवांश में लगन और लग्नेश की स्थिति अच्छी थी। तो जो लगन कुंडली से शनि के प्रभाव से आप तनाव बता रहे थे, वो तनाव उस परिवार में नहीं है। तो ये गलती कब नहीं होती? यदि आप सिर्फ एक लगन कुंडली से ही फलित ना करते, क्योंकि आप विद्वान हो, ज्योतिष आपको आता है। आप अगर चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, सूर्य कुंडली, लगन कुंडली से कंबाइंड प्रोडिक्शन करते तो ये गलती नहीं होती। सातवां नियम, चंद्र कुंडली के बाद नवांश कुंडली की पुष्टि का भी लिखा है। नवांश यानी D9। कोई ग्रह लगन में अच्छी स्थिति में है या शुभ है, D9 में शुभ नहीं है, तो आप उसके शुभ फल नहीं कहेंगे। और शुभ फल कहते समय ये नहीं कहेंगे कि ऐसा ही है, आपको फलित करना है, ऐसा पॉसिबल है। वैसे तो जब आप फलित करते हो ना, ये शब्द नहीं यूज करने चाहिए कि हो सकता है, संभव है, पॉसिबल है। इससे क्या है, सामने वाले का आप पर विश्वास कम होता है। आपको जो भी फलित करना है सीधा कहिए कि आपकी शादी टूट चुकी है, या आपकी पत्नी से मनमुटाव है। होगा या संभव है नहीं कहेंगे। लेकिन अगर D1 में वो स्थिति आ रही है, D9 में वो स्थिति नहीं आ रही है, फिर आप कह सकते हैं कि भैया ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आठवां नियम है कि दशा फल गोचर के ग्रहों को भी एक्टिव कर देता है। यानी जिस ग्रह की दशा है, वो गोचर में जहां है, और गोचर में जिस जिस भाव से उसका संबंध है, यानी जहां वो बैठा है, जहां वो देख रहा है, तो वो भी फलित करते समय आपको ध्यान रखना। एक 9 नंबर नियम जो मैंने पुस्तक से आपके लिए लिखा है, देखिए इस नियम से आप हो सकता है मेरे साथ सहमत ना हो। कुंडली में कभी भी एक ग्रह अकेला फल नहीं देता है। यानी मान लीजिए कोई ग्रह पंचम भाव में बैठा है, तो वहां पंचम से संबंधित शुभ या अशुभ फल केवल उस ग्रह के कारण नहीं होंगे। आपको देखना क्या पड़ेगा, अगर वो किसी ग्रह के की दृष्टि में है तो दृष्टि देखनी पड़ेगी, और जिस नक्षत्र में वो ग्रह बैठा है उसका स्वामी और पंचम भाव से अन्य ग्रहों का संबंध, पंचमेश भी तो कहीं और हो सकते हैं, वो भी देखना है। देखिए दशा का जो फल है ना, आपका जन्म हो गया, उसी समय विषोत्तरी दशा भी बन गई, कुंडली भी बन गई, और आपके पुरोहित ने या आपके ज्योतिषी ने आपके जीवन में ये होगा बता दिया या लिख दिया, लेकिन वो कई बार नहीं भी होता है। तो ये जो दशा का फल होता है ना ग्रह, ये आपके कर्मों के अनुसार होगा। मान लीजिए आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्र अच्छी स्थिति में है, और शुक्र की दशा में आपको सभी सुख मिलने वाले हैं, ऐश्वर्य मिलने वाला है, लग्जरी आइटम मिलने वाली है, लेकिन वो शुक्र की दशा में नहीं मिल रही,
तो किस कारण से? हमारे कर्मों के कारण से। अब शुक्र ज्योतिष में पत्नी को कहते हैं। अब आप अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, उसका ध्यान नहीं रखते, उससे रूखा बोलते हैं, या पत्नी पक्ष ही पीड़ित है, तो वो जो शुक्र के अच्छे फल मिलने थे आपके इस कर्मों के कारण, आपके इन कर्मों के कारण नहीं मिलेंगे। तो कर्म करने के लिए तो आप स्वतंत्र हो ना, यानी कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट या कुछ हमारे जानने वाले कह देते हैं कि आप जब कहते हो कि ग्रह के अनुसार ही सब कुछ होगा, तो हम बुरे या अच्छे कैसे हो सकते हैं? नहीं। आपको ईश्वर ने भाग्यवश सभी सुविधा दे दी, सभी सम्मान दे दिया, लेकिन आप क्रूर हैं, आप पाप करते हैं, आप किसी के प्रति निर्दयता करते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति है, तो वो तो भाग्यवश मिला था। लेकिन अगर आपने कोई दोष कर दिया तो आपको सजा मिलेगी, और किसी का दिल दुखा दिया तो बद्दुआ मिलेगी। तो उसके प्रभाव से जो भाग्यवश मिला था वो छिन भी सकता है, और आप अपने कर्मों के कारण उससे दूर भी जा सकते हैं। देखिए, दशा सिर्फ समय बताती है कि इस समय ये ग्रह एक्टिव है। ग्रह शक्ति फल, यानी ग्रह शक्ति फल बताती है, यानी ग्रह की जो ताकत है वो बताती है कि दशा में क्या फल मिलने वाला है। और गोचर, यानी गोचर के जो ग्रह हैं वो घटना का समय निश्चित करते हैं। यानी आपके जीवन में लिखा है कि आपको अच्छी पत्नी मिलेगी, तो किसी भी पुरुष को पत्नी मिलेगी शुक्र की दशा में, तो ठीक है जी, शुक्र की दशा में मिलेगी। लेकिन शुक्र की शक्ति बताएगी कि ये फल कैसा मिलने वाला है। और गोचर में शुक्र की स्थिति बताएगी कि ये शादी की घटना कब होगी। केरल ज्योतिष में ना, फलित को अधिक सूक्ष्म, अधिक प्रैक्टिकल और अधिक इंसिडेंट बेस की, घटनामुखी किया गया। देखिए, केरल ज्योतिष में फलित करते समय 10 सावधानियां रखनी है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि पुस्तक में ये सब कुछ दिया हुआ है, और पुस्तक का आपको ना समझ आए ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना कि पुस्तक में तो लिखा है लेकिन आप उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसलिए मैं, जैसे 10 सूत्र मैंने बनाए हैं ना, ऐसे ही पुस्तक में लिखे को 10 जो वहां उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सावधानी भी मैंने नोट्स में लिखी है। तो 10 सावधानियों में पहली सावधानी तो यही है कि केवल महादशा देखकर निर्णय ना करें। अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी अवश्य देख लें। महादशा नाथ अगर शुभ स्थिति में है और अंतरदशा नाथ अशुभ स्थिति में है, तो शुभ ग्रह की दशा में भी अशुभ फल मिल सकते हैं। दूसरा, ग्रह किस राशि में है यह देखकर ही फलित नहीं करना है। ग्रह का बल उस भाव की स्थिति, यानी उस भाव में कोई और ग्रह है या उस भाव पर किसी की दृष्टि है, इसका भी परीक्षण किया जाना है। तीसरा तो मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। D9 को कभी भी इग्नोर नहीं करें, चाहे आप वैदिक से फलित करें चाहे केरल के ढंग से फलित करें। D9 में अगर कोई ग्रह बलवान है और लगन में निर्बल है, तो वो बलवान के फल भी दे सकता है। यानी किसी ग्रह की स्थिति D1 में अच्छी नहीं है लेकिन D9 में अच्छी है,
तो वो ग्रह D1 के मुताबिक बुरे फल नहीं देगा, अच्छे फल भी दे सकता है। कि चंद्र लगन जो है ना, यानी चंद्र लगन कुंडली जो है ना, अपने फलित को एक बार उससे भी विचार लें। विषोत्री दशा नक्षत्र आधारित है। नक्षत्र आधारित कैसे है? आपके जन्म समय में चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, उस नक्षत्र के स्वामी की विषोत्री दशा आपके जन्म के समय होती है। तो नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी जीवन में ज्यादा प्रभावित करते हैं, और उसका कारण होता है कि चंद्रमा उस नक्षत्र में था। पांचवा जो सावधानी है, इसको ध्यान में रखना है कि ये मत माने कि शुभ ग्रह सदा शुभ फल ही देंगे। कुंडली में उसका भाव और भावेश, यानी किस भाव के वो स्वामी है, ये भी देख लीजिए। जैसे शुक्र इन्फेक्शन भी कर देता है ना, गुरु भाव भी बिगाड़ देता है, यानी अंग ही बिगाड़ देता है, अंग में विकृति कर देता है। चंद्रमा मानसिक रोगी बना सकता है। ये शुभ ग्रह है, लेकिन ये इनके अशुभ फल भी हैं। मंगल से अत्यधिक क्रोध हो सकता है। बुध से आपकी भाषा रूखी हो सकती है। ये शुभ ग्रह होकर भी अशुभ फल है इनके। छठा जो सावधानी है वो है गोचर। देखिए, यदि आप प्रोफेशनल ज्योतिषी हैं, तो वर्तमान में सभी 9 ग्रह किस राशि में है और भविष्य में उसका राशि परिवर्तन कब होगा, ये आपको स्मरण होना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए। और एक ही योग या एक ही ग्रह से निष्कर्ष नहीं करना है। और राहु केतु का जो फलित करते हैं ना, राहु केतु के फलित करते समय जिस ग्रह की राशि में वो है, उसको ठीक से विचार लीजिए। और दशा का जब प्रारंभ होता है और जब ये खत्म होती है ना, जब अनएक्सपेक्टेड हानि या लाभ हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। किसी को डराइए नहीं। और दशा का निर्णय धीरज से करना है, विवेक से करना है, और किसी को भय नहीं पैदा करना। अब आज का इतना ही पाठ्यक्रम था। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अभी समय है। जितने भी हमारे सदस्य उपस्थित हैं, यदि उन्हें कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं। अब ये प्रश्न काल शुरू हो चुका है, यानी हम पाठ्यक्रम का चौथा पार्ट आज खत्म कर रहे हैं। देखिए, पाठ्यक्रम में 7 भाग थे, तो ये चौथा भाग पाठ्यक्रम का खत्म हो गया है। और यदि आपके पास कक्षा का पाठ्यक्रम सेव नहीं है, तो मैं आज ग्रुप में उसे दोबारा डाल दूंगा। तो इस समय प्रश्न का समय है, कोई भी प्रश्न कर सकता है, क्योंकि अ, आज जो नया विषय नहीं लिया था हमने, जो पिछली सप्ताह का विषय था, उसे ही आज कंप्लीट किया है। तो यदि किसी को भी कोई प्रश्न है तो अब कर सकता है, क्योंकि आज कक्षा का अगला सेशन नहीं होगा, क्योंकि आज गुरुदेव का प्रणाम। सिलेबस थोड़ा कम था। मूलचंद जी, पूछ गुरुदेव सकते प्रणाम। हैं आप। गुरुदेव, जैसे अपन D9 चार्ट को बोलते हैं और एक केपी कुंडली आता है, वो भी नक्षत्रों पे आधारित चलता है, तो क्या दोनों में समानता है कि दोनों अलग अलग में है? अलग अलग तो हो सकता है, इसमें क्या समानता, क्योंकि दोनों नक्षत्र पे आधारित चलता है। जैसे आपने बोला कि D9 नक्षत्रों पे चलता है,
तो केपी कुंडली भी है, हमने सुना है कि ये भी नक्षत्र में है। दोनों में क्या अंतर है गुरुदेव? सुन लीजिए, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना और आपके मन में प्रश्न आया। प्रश्न उसी को आएगा जो सीख रहा है, यानी जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए कक्षा में बैठे हैं उन्हें कोई प्रश्न नहीं आए। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, केपी नाड़ी, भृगुनाड़ी, ये सभी हमारे बेसिक वैदिक ज्योतिष से ही निकले हैं। सबसे पहले वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत ही काम करते हैं। नक्षत्र को हम इसलिए बल देते हैं, चलिए एक उदाहरण देता हूं। अभी 2 तारीख को गुरु कर्क राशि में आए हैं। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी जाती है, लेकिन कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और अश्लेषा नक्षत्र के भी 4 चरण हैं, जिससे कर्क राशि बनी। तो पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का अपना नक्षत्र है। इसका एक ही चरण यानी 3 डिग्री 3 अंश 20 कला ही कर्क राशि में है। तो गुरु की जो कर्क राशि में उच्च स्थिति है ना, वो 5 अंश तक ही मानी जाती है। अब गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जितनी देर गोचर है उसके प्रभाव और रहेंगे। गुरु का जब शनि के नक्षत्र पुष्य में गोचर है, उसके प्रभाव उच्च गुरु जैसे नहीं होंगे। और गुरु का जब अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरणों में गोचर होगा, विचरण भ्रमण होगा, उस समय भी गुरु के उच्च जैसे फल नहीं होंगे। अब आपका प्रश्न था केपी नाड़ी। केपी नाड़ी में नक्षत्र और दशा को ही विशेष देते हैं वो। तो देखिए, एक जीवन ज्योतिष सीखने के लिए कम है अगर आप वास्तव में ज्योतिष के प्रति गंभीर हैं तो जैसे ना, ये जो केपी है या भृगुनंदी है या नाड़ी है, ये वैदिक ज्योतिष के संक्षिप्त रूप हैं। यानी जब आप बहुत सारा नहीं पढ़ना चाहते ना, तो थोड़ा सा पढ़कर जोशी बनना चाहते हैं। लेकिन यदि आप नाड़ी भी सीख रहे हैं ना, तो पहले वैदिक अच्छे से सीख लीजिए, तो आपको नाड़ी ठीक से समझ आ जाएगा। केपी हो या जो आपका प्रश्न है, इसका बेस वही है। 12 राशि, 27 नक्षत्र, 12 भाव, उनकी दशा। यदि आप वैदिक छोड़कर बीच में से केपी सीखने लगे हैं, तो ये जो आपका प्रश्न था, ये आपको आना ही था, यानी आपके मन में इस प्रश्न को आना ही था। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। गुरुदेव एक प्रश्न है मेरा। बोलिए, प्रश्न गुरुदेव बोलिए आवाज आ रही आपका। है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है, गुरुदेव दशा किस मतलब सीरीज में चाहिए? थोड़ा ऊंचा गुरु बोलिए। दशा सीरीज में चाहिए। फोन को गुरु पास कर दशा लीजिए। किस में चाहिए? ये दशा सीरीज में चाहिए विश्व। विनय जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। या तो अपने फोन का वॉल्यूम कम किया हुआ है, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। आप अपना प्रश्न ग्रुप में लिख दे, मैं वहीं जवाब दे देता हूँ। किसी और को पूछना है? हाँ जी सर, मुझे एक चीज पूछनी थी कि हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। हेलो, हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि D1 चार्ट में जैसे अगर शनि 9वें घर में है और केतु के साथ, और D9 चार्ट में वो जब चेंज कर देता है तो वो एक केतु से अलग हो जाता है, तो उस दोनों में फलित में फिर चेंजेस आ जाएंगे, चीजों में फलित करने के ढंग में। D1 में अगर शनि की शुभ स्थिति है या अशुभ स्थिति है या निर्बल है, और D9 में उसकी स्थिति अच्छी हो जाती है,
हाँ। तो वो जो D9 के अशुभ और D9 के शुभ और D1 के अशुभ दोनों का मिश्रित फल मिलेगा। यानी जो मान लीजिए शनि के कारण तलाक होने वाला है D1 के अनुसार, और D9 हम्म। में उसकी अच्छी स्थिति है, तो तलाक तो नहीं होगा, लेकिन आपसी तालमेल में कमी रहेगी। अच्छा, मतलब D9 काफी हद तक फलों को बदल देता है। केरल ज्योतिष में देखिए, वैसे तो 16 तरह के चार्ट हैं, लेकिन केरल ज्योतिष में D1, D6, D9 और D12 को ही महत्व दिया गया है। वैदिक ठीक है ज्योतिष सर, में हाँ जी। D9 को सिर्फ जीवन साथी से जोड़ा गया है। हम्म। केरल ज्योतिष में D9 को आपके अध्यात्म से, आपके रिलीजन से, आप कितने धार्मिक हैं, कितने धर्म में आपकी रुचि है, इससे भी जोड़ा गया है। अच्छा, कोई और प्रश्न है बहुत तो बहुत कर धन्यवाद लीजिए। सर। सर अब अभी आपने बोला कि D9 से